आज की वीडियो में करते हैं अनबॉक्सिंग HTC के टैबलेट ऑसिलोस्कोप की। सीखेंगे कि ऑसिलोस्कोप्स किस लिए इस्तेमाल करे जाते हैं, क्या क्या इनका एप्लीकेशन होता है। अलग अलग टाइप के वेव फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे जो कि इन्वर्टर्स और जनरेटर्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि साइन वेव और स्क्वायर वेव के बीच का फ़र्क क्या होता है, डर्टी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। ऑसिलोस्कोप का कंपैरिजन एक मल्टीमीटर के साथ भी करेंगे और भी बहुत सी चीज़ें जानेंगे। कुछ इस तरीके का बॉक्स इसके साथ आपको मिल जाता है, HTC की ब्रांडिंग और ये मॉडल नंबर है इसका, और आप ऑनलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन करके। ये और डिटेल्स आपको इस पर मिल जाती है। सबसे ऊपर ही HTC इंस्ट्रूमेंट्स का एक कैटलॉग मिल जाता है जिसमें जो भी इनके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके बारे में आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इनके कई प्रोडक्ट्स आते हैं और कोशिश करेंगे हम कि अपनी वीडियोस में इनको कवर कर पाएँ। एक यूज़र्स मैनुअल इसके साथ आपको मिल जाता है जिसमें कि सारी बेसिक इंस्ट्रक्शंस इसके बारे में आपको दी गई है। इसके साथ 2 प्रोब्स भी मिल जाते हैं आपको, और प्रोब्स के ऊपर इनका अटेन्यूएशन सेट करने के लिए भी एक स्विच मिल जाता है आपको। 1x और 10x के बीच में आप स्विच कर सकते हैं। प्रोब्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और ये BNC कनेक्टर्स से कनेक्ट होते हैं। साथ में कलर कोडिंग रिंग्स, एडजस्टमेंट के लिए स्क्रू ड्राइवर और 2 कैप्स भी दी गई है। इनको बाद में देखते हैं। प्रोब्स के साथ भी एक यूज़र्स मैनुअल आपको मिल जाता है। इसमें प्रोब्स के लिए इंस्ट्रक्शंस और स्पेसिफिकेशंस दी गई है जिनको कि आपको यूज़ करने से पहले ज़रूर पढ़ना चाहिए। और ये रही यूनिट खुद अपने आप में। ऊपर की साइड में इसमें 2 आपको इनपुट्स मिल जाती हैं। ये इसका चार्जिंग पोर्ट है और ये इसका पावर ऑन ऑफ का स्विच है। इसके बैक साइड में स्टैंड भी मिल जाता है आपको, जिसके ज़रिए आप इसे टेबल पे रख पाएंगे और इजीली इसको व्यू कर पाएंगे। एक इसके साथ Type-C USB चार्जिंग केबल आपको मिल जाती है। बहुत अच्छी बात है कि ये Type-C है, और एक इसके साथ पावर अडेप्टर भी मिलता है। फर्स्ट टाइम इस तरह के पिन का पावर अडेप्टर मैंने देखा है। इसको यूज़ करने के लिए या तो आपके पास सर्ज प्रोटेक्टर होना चाहिए या फिर कोई भी यूनिवर्सल सॉकेट आपके पास है तो उसमें भी इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। 5 वोल्ट्स पे ये 2 एम्पियर्स की करंट से चार्ज करेगा आपके ऑसिलोस्कोप को। इसके साथ एक कैलिब्रेशन का सर्टिफिकेट भी मिल जाता है जो कि सारे हाई क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मिलना ज़रूरी है। कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट पे इसका सीरियल नंबर, मॉडल नंबर और डेट मेंशन्ड है, और सिग्नेचर भी है जिसने इसको टेस्ट करा है। ये इसका पहला बूट है और काफ़ी जल्दी बूट हो जाता है ये। एक ऑसिलोस्कोप बहुत ही सेंसिटिव इक्विपमेंट होता है एक मल्टीमीटर के मुकाबले। तो अगर आप डायरेक्टली कोई भी 2 केबल्स इसमें कनेक्ट करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस आएगा और वेव फॉर्म को आप मेजर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस तरीके के कोएक्सियल प्रोब्स को लगाया जाता है। ये कोएक्सियल केबल होती है जिसमें इंटरफेरेंस नहीं होता। और फर्स्ट टाइम जब आप किसी भी प्रोब को कनेक्ट करते हैं तो इसमें एक एडजस्टमेंट भी करनी होती है आपको। यहाँ पर एक एडजस्टमेंट के लिए स्क्रू दिया गया रहता है। इसको कनेक्ट करने के लिए इसके जो नॉचेस हैं वो मिला के आपको लगाने हैं। तो उसके बाद ये जो नीचे आप रिंग देख रहे हैं इसको आपको दबा के ट्विस्ट करना होगा। अभी अपनी जगह पे लॉक हो गया। अब बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आपको दोनों चैनल्स ऑन मिलेंगे, तो इसको ऑफ कर लेते हैं क्योंकि अननेसेसरी हमें इसमें लाइंस ना दिखे। इसकी कपलिंग को AC पे सेलेक्ट कर दिया और प्रोब मोड में 1x सेलेक्ट कर लिया है। ऑसिलोस्कोप पे जो अटेन्यूएशन है 1x सेट करने के साथ ही साथ प्रोब पे भी आपको इसको 1x पे स्विच करना पड़ेगा। इस तरीके से स्लाइड कर देंगे इसको, और इस ऑसिलोस्कोप के अंदर एक स्क्वायर वेव जनरेटर भी है। तो ये छोटी सी पिन आप देख सकते हैं, ये 1 किलोहर्ट्ज़ की स्क्वायर वेव जनरेट करती है। तो इसको आप कनेक्ट कर लें। प्रोब्स को जब फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं तो इनका कैपेसिटेंस एडजस्ट करा जाता है, लेकिन ये एडजस्टमेंट 10x अटेन्यूएशन पे ही करी जाती है क्योंकि 1x पे कैपेसिटर को बाईपास कर दिया जाता है प्रोब्स के द्वारा। इसके प्रोब्स के साथ इस तरह का टूल दिया जाता है, बेसिकली फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर है जिसके ज़रिए इसका आप कैपेसिटेंस एडजस्ट करते हैं। तो इसको ऑटो सेट पे जो आप दबाएंगे इसमें आप देख सकते हैं ये स्क्वायर वेव अभी स्क्वायर वेव नहीं दिख रही है। इसको एडजस्ट करने के लिए इसका कैपेसिटेंस आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। प्रोब के ऊपर जो स्क्रू दिया गया है इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा के इसको आप एडजस्ट कर पाएंगे। ये चेंज होता हुआ आपको दिख रहा होगा।
इसको ना ही आपको राउंडेड रहने देना है और ना ही जिगजैग बनने देना है, ये बिल्कुल स्क्वायर रहना चाहिए। अब इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सिस्टम सेटिंग्स में आपको इसकी स्क्रीन की ब्राइटनेस एडजस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि कम ज़्यादा आप इसको कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको मैं कम कर देता हूँ पावर सेव करने के हिसाब से। और ग्रिड की ब्राइटनेस इसमें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ग्रिड होता है जो पीछे इसमें ये डॉटेड लाइंस आ रही हैं, इसको ग्रिड कहते हैं। ऑलवेज ट्रिगर का ऑप्शन 50% पे रहता है वैसे। और अगर बेस लाइन का आप कैलिब्रेशन करना चाहते हैं, जो दोनों चैनल्स हैं वो आगे पीछे आ रहे हैं, तो इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पर इसके लिए आपको सारे प्रोब्स को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा और चार्जिंग केबल भी डिस्कनेक्ट करनी पड़ेगी। और ये XY डिस्प्ले मोड को टॉगल करने के लिए मैं इसको ऑफ ही रहने दूंगा। पिक्चर व्यू में आप देख सकते हैं कि जो हमने वेव फॉर्म्स के स्क्रीनशॉट्स लिए हैं ये वो डिस्प्ले कर देता है। जो भी फ़ोटोज़ है उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसके मदद से ऐसे, और डिलीट करना चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। जैसे पिक्चर व्यू का ऑप्शन है ऐसे इसमें वेव फॉर्म व्यू का भी ऑप्शन है। तो इसमें ये वेव फॉर्म को आप और डीपली एनालाइज कर सकते हैं। पिक्चर के मुकाबले ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। आप जूम कर करके एक एक वेव फॉर्म को बहुत ही बारीकी से देख सकते हैं। और जो भी इसमें स्क्रीनशॉट्स लिए गए हैं उसको आप अगर देखना चाहते हैं अपने कंप्यूटर में तो USB कनेक्शन पे आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इस ऑसिलोमीटर को USB के ज़रिए आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्ट करना पड़ेगा, तो जो भी आपने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं उनको आप देख पाएंगे। इसके बाद नॉर्मल मोड में जाने के लिए इसका पावर ऑन ऑफ का जो बटन है इसको पहले आप ऑफ़ करेंगे, फिर इसका दोबारा ऑन करेंगे तो ये नॉर्मल मोड में आ जाएगा। तो ये अभी रन दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि एक्टिवली ये कैप्चर कर रहा है वेव फॉर्म को। अगर आप इसको पॉज करके देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको रन और स्टॉप का ये बटन मिल जाएगा। इसको आप स्टॉप कर देंगे तो ये रेड कलर का आपको स्टॉप का ये इंडिकेशन यहाँ देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि वेव फॉर्म अभी पॉज हुई भी है, तो आप इसको एनालाइज कर सकते हैं और बारीकी से अगर चाहें तो। सबसे ज़्यादा काम इसमें ऑटो सेट आता है। कभी भी वेव फॉर्म का मेजर करना चाहते हैं तो सिंपली ऑटो सेट आप दबाएँ, थोड़ी सी क्लिकिंग साउंड आएगी, ये नॉर्मल है। तो इसने अभी अपने डिस्प्ले को इस हिसाब से एडजस्ट कर दिया कि पूरी वेव फॉर्म आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। मैनुअली भी आप कर सकते हैं। जो बड़े ऑसिलोस्कोप्स होते हैं उनमें तो खैर अलग आपको रोटरी डायल्स मिलते हैं। बाकी कंट्रोल पे आप जाएंगे तो वोल्टेज आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके ज़रिए पूरी वेव फॉर्म को आप डिस्प्ले पे देख पाएंगे। इन केस अगर वेव फॉर्म का एक पार्ट ही आपको दिखाई दे रहा है तो एडजस्टमेंट्स करी जा सकती है। प्रोब्स के ऊपर अगर आपने 1x अटेन्यूएशन सेट कराया तो 40 वोल्ट्स तक मेजर कर पाएंगे। अगर 10x पे सेट कराया तो 400 वोल्ट्स। इससे ज़्यादा अगर आपको मेजर करना है तो 100x के प्रोब्स या तो आपको लेने पड़ेंगे या ख़ुद भी आप बना सकते हैं, तो तब जाके 4000 वोल्ट्स तक मेजरमेंट्स करी जा पाएंगे। 220 वोल्ट्स के आसपास जो हमारे घर में इनपुट आती है उसकी पीक टू पीक वोल्टेज 500 से लेकर 700 के आसपास होती है। इस कारण से पूरी वेव फॉर्म को एक बार में आप कैप्चर नहीं कर पाएंगे अगर 10x के प्रोब्स आप यूज़ कर रहे हैं तो। ऐसे 5 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसीज़ को आप 1x के अटेन्यूएशन पे मेजर कर सकते हैं। 5 मेगाहर्ट्ज़ से ऊपर अगर आपको मेजर करना है तो 10x पे करना पड़ेगा इसके अटेन्यूएशन को। ऑटो सेट के बाद इसमें टी कर्सर का आपको ऑप्शन मिलता है जिसमें कि आपको टाइम डिस्प्ले करेगा। तो ऐसे आप ड्रैग कर सकते हैं इसकी दो ग्रिड लाइंस को, इसके बीच में जो भी टाइम इंटरवल है ये आपको दिखा देगा। इसके हर्ट्स जैसे दिखा रहा है और 4.5 मिलीसेकंड्स का ये टाइम है। इसके टाइम कर्सर की ग्रिड लाइंस को इस तरीके से सेट कर दिया है कि जो पूरी वेव है ये जो स्क्वायर वेव है इसके अंदर आ जाए। और आप देख सकते हैं इस पर 1 किलो हर्ट्स ये दिखा रहा है, क्योंकि 1 किलो हर्ट्स की फ्रिक्वेंसी ऑसिलोस्कोप जनरेट कर रहा है। जो इसका जनरेटर का ऑप्शन दिया हुआ है इसमें उसके ज़रिए। ऐसे इसमें वोल्टेज कर्सर भी आपको मिलता है। वोल्टेज की भी ग्रिड लाइंस को आप ऐसे ड्रैग करेंगे ऊपर नीचे तो यहाँ पर आपको वोल्टेज भी ये डिस्प्ले कर देगा। 32 वोल्ट्स यहाँ पर आ रही है। इसके बाद मेजर का आप जब बटन दबाएंगे दोनों चैनल्स के आप क्या क्या चीज़ें मेजर करना चाहते हैं और स्क्रीन पे देखना चाहते हैं वो सब आप इस पे से सेलेक्ट कर सकते हैं। चैनल 2 की मुझे ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, तो इसलिए एक ही चैनल का मैं यूज़ करूँगा। इसमें वोल्टेज मैक्स जितनी भी चीज़ें हैं सारी देख लेते हैं। ये देख सकते हैं सारी वैल्यूज़ आपको डिस्प्ले कर रहा है। एवरेज वोल्टेज, फ्रिक्वेंसी, साइकिल सब कुछ इसमें आपको आ जाएगा। ऐसी रूट मीन स्क्वायर की इसकी वोल्टेज 15.8 है। वेव फॉर्म के हिसाब से इन दोनों वैल्यूज़ में थोड़ा बहुत फ़र्क आपको मिल सकता है। इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको सेव पिक का ये बटन दबाना पड़ेगा, तो इसने पिक्चर सेव कर लिया। और अगर आप इस वेव फॉर्म को सेव करना चाहते हैं तो सेव वेव पे आप दबाएंगे तो ये कैप्चर कर लेगा।
और सेव्ड पिक्चर्स और वेव फॉर्म्स को तो आप यहाँ से एक्सेस कर ही सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था। 3 ट्रिगर मोड्स इसमें मिल जाते हैं, एक ऑटो, एक सिंगल और एक नॉर्मल। ट्रिगर एज आप राइजिंग या फॉलिंग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और ट्रिगर चैनल में चैनल 1 अभी डिस्प्ले कर रहा है क्योंकि चैनल 1 का प्रोब हमने कनेक्ट करा हुआ है और इसी पे ये इनपुट ले रहा है। इस ऑसिलोस्कोप के बेसिक्स हमने काफ़ी गहराई में कवर कर लिए हैं। अब प्रैक्टिकली अलग अलग पावर सोर्सेज में इसको कनेक्ट करके वेव फॉर्म्स को देखते हैं। साइन वेव जनरेट करने के लिए एक 12 वोल्ट का एसी अडेप्टर का हम इस्तेमाल करेंगे। जब इस अडेप्टर को हम 220 के मेंस में कनेक्ट करेंगे तो स्टेप डाउन करके ये 12 से लेकर 20 वोल्ट्स के बीच में देगा। प्रोब्स को अडेप्टर के आउटपुट पे कनेक्ट कर लिया और कुछ इस तरीके का वेव फॉर्म इसका है। मेंस की 220 वोल्ट्स को स्टेप डाउन करके ये 14 वोल्ट्स के करीब दे रहा है। अभी वेव फॉर्म का साइज थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया ताकि पूरे डिस्प्ले पे आपको अच्छे से दिखे। ये प्योर साइन वेव है जो कि हमारे घर के मेंस में आती है। थोड़ा बहुत इसमें डिस्टॉर्शन हो सकता है, इसी को THD कहते हैं, यानी टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। फिलहाल एक साइन वेव पैटर्न आपको दिख रहा होगा इस पे, इसलिए क्योंकि एक AC अडेप्टर से मैंने इसे कनेक्ट करा हुआ है। अगर DC बैटरी से मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो कोई आपको ऐसी वेव्स नहीं दिखेंगी इस पे, सिंपल एक स्ट्रेट लाइन आएगी क्योंकि DC में कोई भी फ्रिक्वेंसी नहीं होती है। इस वेव फॉर्म को साइन वेव कहा जाता है और हमारे घर में जो भी वोल्टेज सप्लाई करी जाती है AC टाइप की होती है। DC के मुकाबले AC में काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी होती है। इसी के वोल्टेजेस बढ़ा के, एम्पियर्स घटा के, पतली केबल्स का भी आप इस्तेमाल करके काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज सप्लाई कर सकते हैं। एक्स एक्सिस पे टाइम को प्लॉट करा जाता है और वाई एक्सिस पे इसके वोल्टेज को प्लॉट करा जाता है। तो जैसे एक मल्टीमीटर वोल्टेज मेजर करता है, लेकिन मल्टीमीटर के एक लिमिटेशन होती है, वो एक पॉइंट पे ही वोल्टेज को मेजर कर सकता है। वो ये आपको नहीं शो कर सकता डायग्रामेटिकली कि वेव फॉर्म किस तरीके की जनरेट कर रही है आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जिसकी जनरेटर्स हो गए या कोई इन्वर्टर्स पुराने ज़माने के अगर आपने देखे हो तो उनमें स्क्वायर वेव पैटर्न होता था और काफ़ी ज़्यादा हमिंग आती थी। इसके कारण इस पैटर्न को ये देख के आपको पता चल रहा है ये उतना स्मूथ नहीं है। ये जो साइन वेव है ये बिल्कुल स्मूथली चलती है। आजकल ज़्यादातर इन्वर्टर्स में आपको ये साइन वेव पैटर्न ही मिलेगा। इसी तरीके से एक सॉ टूथ वेव फॉर्म होता है, ऐसे अलग अलग तरीके के पैटर्न्स होते हैं। अब ऑसिलोस्कोप में भी अपना एक रेजोल्यूशन होता है, एक लिमिट से ज़्यादा ये भी मेजर नहीं कर सकता। अब जैसे इसका सैम्पल रेट है 1 गीगा सैम्पल्स पर सेकंड, 100 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसीज़ को ये मेजर कर सकता है और काफ़ी इंप्रेसिव है ये इतने छोटे साइज़ में। अब इसकी वैल्यूज़ को समझ लेते हैं कि आखिर इनका मीनिंग क्या होता है। ये ड्यूटी साइकिल पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है। अब ये क्या होता है, अगर कोई भी साइन वेव का जो पैटर्न है ऊपर की तरफ इसका क्रेस्ट ज़्यादा हाई होगा और नीचे की तरफ जैसे ये कम हो जाता है तो इसकी परसेंटेज में डिफरेंस आने लगेगा। जो 50% हमें दिख रहा है, अगर सपोज ये थोड़ा सा और हाई जाएगा तो 50 से ज़्यादा हो जाएगा, और अगर नेगेटिव साइड में ये थोड़ा कम हो जाता है तो ये कम हो जाएगा। तो ये ड्यूटी का जो परसेंटेज है ये चीज़ को इंडिकेट करता है। इसकी 50 हर्ट्ज़ की अभी फ्रिक्वेंसी आ रही है जो कि मेंस की सप्लाई में आती है, यानी कि कितनी बार ये साइकिल करता है 1 सेकंड में, ये मेजरमेंट आपको दिखाता है। पीक टू पीक वोल्टेज इसकी 39.2 वोल्ट्स आ रही है और VRMS वोल्टेज इस वक्त ये 14 दिखा रहा है। कोई भी 12 वोल्ट का आप अडेप्टर को मेजर करेंगे एक्चुअली तो 14 वोल्ट्स की ही आउटपुट आपको मिलेगी। जब इस पे लोड डाला जाता है तब थोड़ी सी वैल्यू कम हो जाती है। ये मैक्सिमम वोल्टेज दिखा रहा है 19.6 की, बाकी टाइम ये आपको डिस्प्ले कर रहा है साइकिल का। अगर पॉजिटिव साइड में इसका क्रेस्ट की हाइट कम हो जाएगी तो यही जो वैल्यू है पॉजिटिव की कम हो जाएगी, और ऐसे ये जो परसेंटेज आ रही है ड्यूटी की इसमें भी वेरिएशन आएगा। अभी आप देख सकते हैं ये 52% दिखा रहा है पॉजिटिव साइड में और 48% नेगेटिव साइड में दिखा रहा है। मेंस की जो वोल्टेज सप्लाई आती है उतनी क्लीन नहीं होती तो ये नॉर्मल है, लेकिन कोई भी आप टेस्ट सर्किट अपना बना रहे हैं, सर्किट को टेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें एक एक ये वैल्यू बहुत मायने रखती है। अब इस AC वोल्टेज को अगर आपको DC में कन्वर्ट करना है उसके लिए एक ब्रिज रेक्टिफायर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कॉमनली इस तरीके का एक कंपोनेंट होता है, इसके अंदर डायोड्स लगे होते हैं और जब आप इसको AC सप्लाई करते हैं तो उसको DC में आउटपुट करके देता है। बीच में आप देख सकते हैं इन दोनों पिन्स पे आपको AC सप्लाई करनी होती है और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव दे देगा और राइट साइड में पॉजिटिव दे देगा। देखते हैं किस तरीके के आउटपुट ये देता है। अब ये वेव फॉर्म दे सकते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर जो आउटपुट दे रहा है हमें वो DC है, इसलिए हमने ऑलरेडी DC को सिलेक्ट कर लिया है और अटेन्यूएशन 10x ही है प्रोब पे भी और इसमें भी, लेकिन ये DC की तरह दिखाई बिल्कुल नहीं दे रहा क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। तो इसी फ्लक्चुएशन को ठीक करने के लिए कैपेसिटर का हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे इस कैपेसिटर को मैं कनेक्ट करूँगा, इसके वेव फॉर्म का आप देखिए, अब हमें पूरी क्लीन DC मिल रही है।
ये परफेक्ट डीसी है और इसमें बिल्कुल भी कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। जैसे ही मैं इस कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट करूँगा अगेन ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन आने लगती है, क्योंकि जो मेंस की वोल्टेज है वो एसी है, तो जब ब्रिज रेक्टिफायर उसको कन्वर्ट करता है उसके बाद थोड़ा सा रिपल रह जाता है, तो इसीलिए कैपेसिटर्स को इस्तेमाल करा जाता है। सारे ही सर्किट्स में, सारी पावर सप्लाईज में आपने देखा होगा इस तरीके के बहुत से कैपेसिटर्स को कनेक्ट करा जाता है। अलग अलग वैल्यूज़ के ये होते हैं। जो हाई फ्रिक्वेंसी नॉइस होता है उसके जो कैपेसिटर्स की वैल्यू होती है कम होती है, और जैसे कि अगर आपको पावर सप्लाई में कोई कैपेसिटर यूज़ करना है तो ज़्यादा फैरेड्स के हम इस्तेमाल करते हैं कैपेसिटर्स। अब ये वाला कैपेसिटर बायपोलर नहीं है, इसमें कैथोड का इंडिकेशन यहाँ दे रखा है, तो इसलिए इसका जो कनेक्ट करें अगर आप सर्किट में तो देख के करें। अब घर के मेंस के 220 वोल्ट्स को डायरेक्टली मेजर करते हैं। इसके लिए एसी सेलेक्ट करें, अपने ऑसिलोस्कोप में अटेन्यूएशन 10x सेट कर लें, प्रोब पे भी और ऑसिलोस्कोप में भी, और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। वेवफॉर्म काफ़ी क्लीन है मेरी उम्मीद से। जैसे हमें 12 वोल्ट के एसी अडेप्टर से आउटपुट मिल रही थी वैसे ही घर के मेन से मिल रही है। अब इन्वर्टर किस तरह के आउटपुट देता है इसको चेक कर लेते हैं। मेरे केस में ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। इसकी वेवफॉर्म उतनी अच्छी नहीं जितनी मैंने उम्मीद करी थी, एटलीस्ट कोई मेजर इरेगुलरिटीज़ नहीं है इसमें। खैर भाई, जब जेनसेट से इसको कंपेयर करेंगे तब आपको समझ आएगा कि किस बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अब इन्वर्टर की पावर रिस्टोर करके मेंस की सप्लाई को गिरा के जनरेटर को स्टार्ट कर लेते हैं। इसकी वेवफॉर्म देख के आपको पता चल रहा है कि कितनी बुरी वोल्टेज ये देता है। काफ़ी पुराने टाइम का जनरेटर है ये, और उस वक्त इन्वर्टर जनरेटर्स नहीं होते थे। खैर वेवफॉर्म इसकी साइन वेव तो है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जैकेट लाइंस दिखाई दे रही है, और इसी को डर्टी इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। कई सारे साइन वेव इन्वर्टर सिर्फ कहने को ही साइन वेव होते हैं, असल में वो मॉडिफाइड साइन वेव आपको सप्लाई करते हैं। इन्हीं हार्मोनिक्स को चेक करने के लिए एक ऑसिलोस्कोप का इस्तेमाल करा जाता है। पुराने टाइम के जनरेटर्स 3600 आरपीएम्स पे चलते हैं कॉन्स्टेंटली, चाहे भले ही आप लोड डालें ना डालें। वहीं आज के इन्वर्टर जनरेटर्स वेरिएबल आरपीएम पे चलते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा फ्यूल की सेविंग होती है, और आउटपुट तो वो क्लीन देती ही है जो कि प्योर साइन वेव होती है। खैर, जब कभी जनरेटर को मैं अपग्रेड करूँगा तो इन्हीं बातों को गहराई में समझेंगे। इसी तरीके का एक जनरेटर हर मोटरसाइकिल और कार में भी होता है। अब इसके हार्मोनिक्स को भी चेक कर लेते हैं। आइडियल पे तो खैर कुछ अजीब सा ही वेव फॉर्म देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा इंजन को रेव करते हैं तो इसका वेव फॉर्म सुधरने लग जाती है, और साथ ही साथ इसकी फ्रिक्वेंसी भी बढ़ जाती है, क्योंकि इस मोटरसाइकिल में जो स्टेटर कॉइल लगी है सिंगल फेज की है, लेकिन एटलीस्ट वो फुल वेव जनरेट करती है, जिसको कि रेक्टिफायर डीसी में कन्वर्ट करके फिर बाइक के इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज़ करने के लिए बिजली देता है। अगर आपने वीडियो को अब तक पूरा देखा है बिना स्किप करे तो काफ़ी सारी आपको नॉलेज मिल गई होगी साइन वेव इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, और एक ऑसिलोस्कोप इसी वेव फॉर्म को मेजर करके आपको डायग्रामेटिकली दिखा पाता है, जो कि एक मल्टीमीटर नहीं दिखा पाता। अब तक आपने बहुत से मल्टीमीटर्स इस्तेमाल करे होंगे, अलग अलग आउटपुट्स आपने मेजर करी होंगी, चाहे आपके घर की मेंस की हो या जेनसेट की हो या इन्वर्टर की हो, लेकिन इस तरीके से शायद ही आपने किसी भी वेव फॉर्म को देखा होगा। इसके ज़रिए बहुत से इलेक्ट्रॉनिक्स को रिपेयर करा जाता है। इंडिया में तो थोड़ा सा कम चलन है इसका, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में आप देखेंगे इस तरह के बड़े साइज़ के ऑसिलोस्कोप्स बहुत ही कॉमन है। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को आप रिपेयर करना चाहते हैं, एक एक कंपोनेंट को बदल के चेक कर पाना थोड़ा सा उतना प्रैक्टिकल नहीं रहता है हर बार, तो एक ऑसिलोस्कोप को कनेक्ट करके आप ये पता लगा सकते हैं कि सपोज़ कोई कैपेसिटर सही आउटपुट दे रहा है कि नहीं, या कोई आईसी है वो सही आपको वेव जनरेट करके दे रही है कि नहीं। जैसे कि 555 टाइमर आईसी का हम बहुत सारे एप्लीकेशन में इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं जिनको एक ऑसिलोस्कोप की मदद से चेक करा जाता है कि वो सही ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं, या भले ही आप कोई नया सर्किट डेवलप कर रहे हो तो उसमें भी ये काफ़ी मदद करता है। कोई ऑडियो एम्पलीफायर्स हैं उनको आप रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें भी ये हेल्पफुल रहता है। ऐसे ही जनरेटर्स को भी हमने डिस्कस करा कि वेव फॉर्म कितनी बुरी होती है किसी भी जनरेटर में। खैर, ये तो बहुत पुराने ज़माने का जनरेटर है जिससे मैंने आपको मेजरमेंट्स करके दिखाई है। आज के आप जनरेटर्स देखेंगे तो बेहतर आपको आउटपुट मिलेगी इसके कंपैरिजन में। बल्कि आजकल इन्वर्टर जनरेटर्स भी आने लग गए हैं, तो वो क्या करते हैं कि पहले तो वो आउटपुट बनाते हैं ऑल्टरनेटर के ज़रिए, उसको डीसी में कन्वर्ट करते हैं, फिर डीसी से वापस एसी में कन्वर्ट करते हैं। तो इससे होता क्या है कि बेहतर आउटपुट आपको मिलती है, प्योर साइन वेव आउटपुट वो जनरेट कर पाते हैं। एक ऑसिलोस्कोप बहुत ही हैंडी टूल है किसी भी DIY रिपेयरिंग के लिए। मल्टीमीटर्स तो आजकल काफ़ी कॉमन हो गए हैं, सभी के पास मैंने देखा है ईजिली मल्टीमीटर्स मिल ही जाते हैं जब से चीप मल्टीमीटर्स अवेलेबल हुए हैं। अब इसकी बिल्ड क्वालिटी, फिट एंड फिनिश की बात करी जाए, एक एक जगह इसमें बिल्ड क्वालिटी का काफ़ी ध्यान रखा गया है।
प्लास्टिक्स कहीं से भी आपको अनइवन नहीं दिखेगी, कहीं भी अनइवन जॉइंट्स नहीं है। प्लास्टिक्स की थिकनेस अच्छी है, जितना मर्जी आप दबा ले हाथ से दबेगा नहीं, कहीं भी लिजबिजापन नहीं है और कहीं भी अननेसेसरी गैप्स नहीं है। कनेक्टर्स की क्वालिटी को हम कहें, स्विच की क्वालिटी कहें, एक एक चीज़ परफेक्ट है इसमें, बिल्कुल भी आपको इश्यूज़ नहीं आएंगे। इसके साथ जो प्रोब्स दिए गए हैं ये भी अच्छी क्वालिटी के हैं। इसको पूरा खोल के भी मैंने आपको अंदर से दिखाया था इसका सर्किट किस तरीके का होता है और इनकी कॉस्ट भी थोड़ी ठीक ठाक होती है, इतने में तो मल्टीमीटर ही आ जाएगा कम रेट का। प्रोब्स की फंक्शनैलिटी में, क्वालिटी में कहीं से भी कोई इशू नहीं है। इंसुलेशन भी प्रॉपर दिया गया है। रबर की ग्रॉमेट्स की क्वालिटी भी अच्छी है। अटेन्यूएशन एडजस्ट करने का जो स्विच है ये भी आपको क्लियर फीडबैक देता है और स्ट्रेस रिलीफ भी पीछे अच्छा दिया गया है। ये काफ़ी ज़रूरी होता है क्योंकि कोएक्सियल केबल्स हैं, इनको आपको स्ट्रांगली बेंड बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो हो सकता है कि प्रोब्स आपके डैमेज हो जाएं। थोड़ा सा डेलिकेटली ही हैंडल करें इसको। इस ऑसिलोस्कोप में BNC कनेक्टर्स दिए गए हैं, तो BNC कनेक्टर्स के प्रोब्स ही आपको इस्तेमाल करने हैं। कुछ प्रोब्स में एक अलग तरीके का कनेक्टर भी होता है। जो भी प्रोब्स आप इस्तेमाल करें अपने ऑसिलोस्कोप के हिसाब से ही करें, उसके साथ मैच करना चाहिए। प्रोब्स में आप कलर इंडिकेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने इसमें ब्लू रिंग लगा लिया, इसमें ग्रीन लगा लिया। इससे आप अलग अलग चैनल्स को जब चेक करे होंगे तो मिक्सिंग नहीं होगी। बस एक चीज़ का आपको इसको इस्तेमाल करते हुए ध्यान रखना हो ये कि गलती से भी जब आप ग्राउंड के कनेक्टर्स कनेक्ट करें किसी सर्किट में, दोनों ग्राउंड्स के बीच में बिल्कुल भी वोल्टेज का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर ज़रा सी भी वोल्टेज इन दोनों प्रोब्स के ग्राउंड्स के ज़रिए फ्लो करेगी, आपका ऑसिलोस्कोप डैमेज हो सकता है। जब भी आप मेजरमेंट्स ले, ग्राउंड्स को आप कनेक्ट करें सर्किट में, एक मल्टीमीटर से पहले मेजर कर लें कि ग्राउंड्स के बीच में करंट फ्लो तो नहीं कर रहा और वोल्टेज डिफरेंस 0 ही रहना चाहिए उसमें, यानी कॉमन ग्राउंड में आपको कनेक्ट करना है। इसके स्क्रीन की रेजोल्यूशन और विजिबिलिटी की बात करें तो रेजोल्यूशन इसका मोर देन इनफ है। आपको सिंपली जितनी डिटेल्स चाहिए इसकी स्क्रीन आपको प्रोवाइड कर ही देती है। अगर बहुत ज़्यादा रेजोल्यूशन आप किसी भी डिस्प्ले का कर देते हैं तो प्रॉब्लम आती है बैटरी कंजम्पशन की, क्योंकि प्रोसेसिंग ज़्यादा चाहिए होती है। 7 इंच का इसका स्क्रीन का साइज़ बेहतरीन है। ज़्यादातर ऑसिलोस्कोप्स में तो बहुत छोटा डिस्प्ले होता है। एक टैबलेट फॉर्म में बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, बहुत ही ज़्यादा एर्गोनॉमिक है। सपोज़ आप किसी कार या मोटरसाइकिल में सपोज़ मेजरमेंट्स ले रहे हैं तो वहाँ भी आप ले जा सकते हैं। एक बड़े ऑसिलोस्कोप को आप सिंपली इतना कन्वीनियंटली कैरी नहीं कर सकते। इसकी स्क्रीन की विजिबिलिटी की बात करें सनलाइट में तो वो भी काफ़ी अच्छी है। अभी मैक्सिमम कर रखी है मैंने, लेकिन ज़्यादातर केसेस में अगर आप इंडोर यूज़ करें तो आपको मैक्सिमम करने की ज़रूरत नहीं है। 20% से नीचे भी आप करेंगे तो काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी मिल जाती है। इससे बैटरी लाइफ भी बढ़ जाएगी जितनी आप ब्राइटनेस कम रखेंगे। वैसे फुल ब्राइटनेस पे भी काफ़ी अच्छी बैटरी लाइफ ये देता है। इसकी बैटरी लाइफ की बात करें तो 10 घंटे तक मैंने इसे लगातार चलाया और बैटरी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती है। 6000 mAh की इसमें बैटरी का इस्तेमाल करा गया है। फर्मवेयर की इसकी बात करी जाए तो बिल्कुल भी इसमें लैग आपको नहीं मिलेगा। अगर किसी मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर की फर्मवेयर से आप कंपैरिजन करेंगे तो वो सारे गिमिकी फीचर्स आपको नहीं मिलते, लेकिन ऑसिलोस्कोप्स में हमेशा आप देखेंगे कि प्रैक्टिकलिटी को देखा जाता है, ना कि कोई गिमिकी ग्राफिक्स को। मेन प्रायोरिटी इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में रहती है रिलायबिलिटी की, और बिल्कुल भी सॉफ्टवेयर क्रैश नहीं करनी चाहिए, और अब तक बिल्कुल भी मुझे इश्यूज़ नहीं आए। और इसके टच की भी बात करें बहुत ही स्मूथली ये काम करता है। अगर स्टोरेज की बात करी जाए तो इसमें 8 GB का मेमोरी कार्ड लग के आता है। और अगर आप स्क्रीनशॉट्स को अपने कंप्यूटर पे देखना चाहते हैं, ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। USB केबल के ज़रिए आप इसको कनेक्ट करें और इसमें अगर आप मोड सेलेक्ट करेंगे USB कनेक्शन का तो ये आपको इंडिकेट करेगा किसी कंप्यूटर से कनेक्ट करें। कनेक्ट करके आप सारा डेटा अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। थर्मल्स की बात करें तो हल्का फुल्का वार्म होना बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रोसेसिंग करता है ये ऑसिलोस्कोप। लेकिन कोई भी अननेसेसरी हीटिंग मुझे इसमें नहीं मिली, कोई भी फ़नी स्मेल्स इसमें नहीं मिली, और काफ़ी हैवी यूज़ करा है मैंने इसका। बहुत देर तक मैंने वेव फॉर्म्स मेजर करे हैं, कई घंटे तक लगातार, और इसमें किसी भी तरह के हीटिंग इशूज़ मुझे नहीं मिले। नॉइस लेवल्स की बात करें तो इसमें किसी भी तरह की अननेसेसरी नॉइस नहीं है। अगर कमियों की बात करें तो सिर्फ एक ही कमी मुझे इसमें लगी कि THD की मेजरमेंट आप इससे नहीं कर सकते। कोई इसमें आपको dB वैल्यू नहीं मिलती है जब FFT का आप ग्राफ इसमें ओपन करते हैं। अगर THD के मेजरमेंट्स भी ये कर पाता तो और मेरे ख्याल से ये वैल्यू एडिट फीचर हो जाता। THD होता क्या है कि कोई भी वेव फॉर्म आप नापते हैं, आउटपुट जैसे पीछे से आ रही है आपके घर में, उसमें थोड़ा सा डिस्टॉर्शन होता है, वो पूरी साइन वेव तो होती नहीं है। तो वो परसेंटेज जैसे हो गई कि 5% है, 2% है, 10% है, ये डिपेंड करता है कि सोर्स आपका कितना अच्छा है। कई क्लैंप मीटर्स में मेजरमेंट्स आपको मिल जाती है वैसे, लेकिन इसमें भी होती तो और अच्छा रहता। हो सकता है इसके अपग्रेडेड वर्जन आए आगे, या इसके फर्मवेयर अपडेट कभी हो तो उसमें आपको ये फीचर मिल जाए। अब इस ऑसिलोस्कोप को अगर कंक्लूड करा जाए तो एक वेल बिल्ट प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छी फंक्शनैलिटी ये देता है। फर्मवेयर बहुत ही रिस्पॉन्सिव और लैग फ्री है। स्क्रीन का रेजोल्यूशन, साइज़ और विजिबिलिटी काफ़ी इंप्रेसिव है। साथ ही साथ बैटरी लाइफ भी इसकी काफ़ी अच्छी है और इसके प्राइस के हिसाब से ये जस्टिफाइड है। अगर इसकी कीमत की बात करें तो 20,000 रुपये के आसपास आपको मिल जाना चाहिए। करंट प्राइसेस चेक करने के लिए, इसको ख़रीदने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पे जाके आप चेक कर सकते हैं।
मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके कोई भी सवाल है इस वीडियो के टॉपिक से जुड़े हुए तो कमेंट से ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे।